देखिए, दो क्लास में हम पहला क्लास में आप लोगों को सिलेबस बताए थे जो क्या है कक्षा 11वीं में पढ़ने के लिए मैथमेटिक्स में टोटल 6 यूनिट के बारे में बताए थे और किस यूनिट से कितना मार्क्स का पूछा जाता है वो बता दिए थे। दूसरे क्लास में हम बताए थे आपको कि सेट जो है सेट थ्योरी समुच्चय सिद्धांत उसका जन्मदाता कौन है, तो हम बताए थे जर्मन मैथमेटिशियन जो था वो जॉर्ज कैंटर साहब थे और उन्होंने ही सेट का डिफिनेशन दिया और सेट क्या है इसके बारे में बता दिए थे। और सेट के बारे में बताए थे जो एक कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड ए सेट, मतलब विभिन्न वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह जो होता है वो क्या होता है, सेट होता है। और वो पिछले वीडियो में हम सारा चीज बताए हैं जो सेट को कैसे समझना है। कोई भी स्टेटमेंट दिया हुआ रहेगा और देखने के बाद तुरंत बोल दीजिएगा जो वो सेट है या अन्यथा नहीं है। और उसमें कुछ सिंबल बताए थे, बिलोंग्स, इम्प्लाइज, इफ एंड ओनली इफ, इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज बाय, यहाँ तक बताए थे। आज हम कुछ देखेंगे सम इम्पोर्टेंट नोटेशंस, मतलब कुछ मानक संकेत है। जैसे कैपिटल एन रहेगा वो सेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सेट को ठीक से जानिएगा तो प्रोबेबिलिटी में भी काम करेगा। उसके बाद फिर परमुटेशन कॉम्बिनेशन आता है, वहां भी जरूरी पड़ता है, तो सेट को जानना जरूरी है। तो देखिए हम कुछ आपको नोटेशंस बताते हैं। सम इम्पोर्टेंट नोटेशंस कुछ महत्वपूर्ण संकेत या कुछ मानक संकेत जो लिखना है लिखिए। पहला अगर है ऐसे कैपिटल एन रहेगा, क्या रहेगा, कैपिटल एन, तो समझिएगा वो होता है द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। क्योंकि बोले थे ना सेट को जब भी लिखते हैं तो कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। तो ये होता है द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। ये हो गया। इसको देखिए, दैट इज एन का मतलब क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है और गिनती की सारी संख्या ही तो प्राकृतिक संख्या होती है। हम लोग गिनती करते हैं, काउंट करते हैं तो कहाँ से, 1 से, इसलिए इसमें आएगा 1 2 3 4 5 86। ये है द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अगर कहीं पर कैपिटल एन लिख दिया है तो आप जानिए उसमें ये सब एलिमेंट है। और सेट को हम लोग मिड ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, एलिमेंट को, सेट के एलिमेंट को मिड ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, वो पिछले वीडियो में बता दिए हैं आपको। दूसरा है जेड या आई रहे, इसका मतलब होता है द सेट ऑफ इंटीजर्स, द सेट ऑफ इंटीजर्स या इंटीजर नंबर्स बोलिए, हिंदी हो जाएगा पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय, पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। पूर्णांक संख्या क्या होता है बता देते हैं आपको। पूर्णांक संख्या होता है शून्य सहित धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं का संग्रह। टोटल नेचुरल नंबर उसमें आ जाएगा, जीरो भी आएगा, उसके बाद टोटल नेगेटिव नंबर, नेगेटिव का मतलब -1 -2 -3, अर्थात ऑल पॉजिटिव ऑल नेगेटिव विथ जीरो। जी शून्य सहित धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं का संग्रह जो होता है वो होता है पूर्णांक संख्या। और पूर्णांक संख्या को हम लोग जेड या आई से डिनोट करते हैं, जेड या आई से, दैट इज जेड या आई इक्वल टू होगा शून्य सहित धनात्मक और ऋणात्मक, ऐसे जीरो भी आ गया, +-1 +-2 +-3 +- इस तरह से डैश, शून्य +-1 इसका मतलब जीरो भी है, धनात्मक हो गया 1 2 3 4 5 ये धनात्मक, -1 -2 -3 ये क्या हो रहा है ऋणात्मक। या इसी को कहीं कहीं ऐसे भी लिखता है डैश डैश -3 -2 -1 0 1 2 3, दोनों एक ही चीज है, देख लीजिए, या तो ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए। इसमें भी है टोटल नेगेटिव टोटल पॉजिटिव विथ जीरो, इसमें भी है जीरो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, इसको हम लोग बोलते हैं इंटीजर। कहीं भी जेड या आई लिखा हुआ है तो आप समझिए वो क्या है, इंटीजर है। और इंटीजर का मतलब होता है शून्य सहित धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं का संग्रह, अर्थात उसमें पॉजिटिव भी संख्या आएगी, नेगेटिव भी आएगी और जीरो भी। और उसको हम लोग किससे सूचित करते हैं, जेड या आई से।
इसी में देखिए अगर दे देता है इस तरह से z प्लस या i प्लस, ऐसे भी तो कहीं रह सकता है। फंक्शन में काम आएगा ये सब नोटेशन, रिलेशन में काम आएगा जो कि 12th में है पढ़ने के लिए, फर्स्ट ईयर में भी है पढ़ने के लिए, 11th में ये नोटेशन बहुत जरूरी है। सेट में तो जरूरी पड़ेगा ही, रिलेशन, फंक्शन, बाइनरी ऑपरेशन, ये तीनों में बहुत जरूरी पड़ता है नोटेशन, इसलिए समझिए ये क्या है। z प्लस या i प्लस का मतलब होता है द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर नंबर्स। हिंदी होता है धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। पॉजिटिव का मतलब धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। अब धनात्मक पूर्णांक की बात है तो उसमें तो निगेटिव आएगा नहीं, जीरो भी नहीं आएगा, क्योंकि जीरो नाइदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव। जीरो ना तो धनात्मक संख्या है और ना ही ऋणात्मक संख्या है। इसका मतलब ये चीज अगर रहता है z प्लस या i प्लस, इसका मतलब होगा 1 2 3 4 5। ये इसका मतलब पॉजिटिव इंटीजर है तो वो नेचुरल नंबर होगा। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब नेचुरल नंबर, ये देख लीजिए। अब अगर W आता है, W ये होल नंबर होता है, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, द सेट ऑफ होल, WHOLE होल होता है होल नंबर्स। पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। पूर्ण संख्या का मतलब होता है सभी धनात्मक संख्या में अगर हम लोग जीरो लगा देते हैं, या सभी प्राकृत संख्या में अगर हम लोग जीरो ऐड कर देते हैं तो वो बन जाता है पूर्ण संख्या। ऑल पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो इज कॉल्ड होल नंबर्स। मतलब सभी प्राकृत संख्या में अगर हम लोग जीरो लगा देंगे तो वो क्या बन जाएगा, पूर्ण संख्या बनेगा। तो इसका मतलब जानिए, दैट इज W इक्वल टू होता है शून्य सहित प्राकृत संख्याओं का संग्रह। शॉर्ट में बोल दीजिए यही चीज, इसका डेफिनेशन, शून्य सहित प्राकृत संख्याओं का जो संग्रह होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या बोलते हैं। अब इसमें आता है Q। Q होता है द सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, परिमेय संख्याओं का समुच्चय, परिमेय संख्याओं तो Q होता है क्या, द सेट ऑफ रेशनल नंबर, मतलब परिमेय संख्याओं का समुच्चय। Q हो जाएगा द सेट ऑफ रेशनल नंबर, परिमेय संख्याओं का समुच्चय। अब आप लोग जानते हैं परिमेय संख्या किसको बोलते हैं, वैसी संख्या जो P/Q के रूप में रहेगा, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के रूप में रहेगा। न्यूमरेटर होता है अंश, डिनोमिनेटर होता है हर, लेकिन नीचे वाला का मान, हर का मान किसी भी परिस्थिति में जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों, इसका कारण है, अगर आप जीरो देते हैं नीचे में और किसी भी संख्या में जीरो से डिवाइड कीजिएगा तो वो इन्फिनिटी हो जाता है, अपरिभाषित हो जाता है। यही कारण है परिभाषा में लिखा जाता है P/Q के रूप में तो हो, लेकिन Q डज नॉट इक्वल टू क्या हो, जीरो हो। मतलब इस फॉर्म में रहेगा, P/Q के फॉर्म में रहेगा, लेकिन Q डज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो। ऊपर P जीरो हो सकता है, P जीरो हो सकता है, लेकिन Q का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीरो से अगर किसी भी नंबर में भाग दीजिएगा, डिवाइड कीजिएगा तो वो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, अपरिभाषित हो जाएगा। अब है क्या, यहाँ P और Q इंटीजर होना चाहिए। P और Q क्या होना चाहिए, इंटीजर। ये स्पष्ट जानिए, P और Q इंटीजर। अब कहिएगा P और Q इंटीजर नहीं दीजिएगा तो इसका मान तो √2 में भी दे सकते हैं। जानिए P और Q के रूप में रहेगा, Q डज नॉट इक्वल टू जीरो, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स। क्या होगा, वो इंटीजर्स होगा। समझ गए। तो आखिर इसमें आएगा क्या, वो देखो, जीरो भी आएगा,
1 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, ये सब संख्याएं तो आएगी ही। उसके बाद प्लस माइनस 3/2 भी आएगा, प्लस माइनस 5/4 भी आएगा, प्लस माइनस 3/4 भी आएगा। इस तरह से ये सब संख्या आता है रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। तो दिक्कत अब देखिए, इसी में आप जानिए इस चीज को, जीरो में किसी भी संख्या से अगर भाग दीजिएगा तो ये जीरो होगा, और p डज नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो नहीं होना चाहिए p का वैल्यू। अगर ऊपर कोई एक संख्या हो, नीचे अगर जीरो हो तो ये इन्फिनिटी होता है, अपरिभाषित होता है। अगर आप ये भी देते हैं 0/0 तो इसका मतलब जीरो नहीं होता है। 0/0 का मतलब जीरो नहीं होता है, वो होता है अनिधार रूप। अनिधार रूप इनडिटरमिनेट फॉर्म होता है कि इनडिटरमिनेट फॉर्म होता है। क्या होता है? इनडिटरमिनेट फॉर्म। ये होता है इनडिटरमिनेट फॉर्म, अनिधार्य रूप होता है, मतलब इसका कोई अभी रूप निर्धारित नहीं है। 0/0 को जीरो नहीं बोलना है। तो ये था आपका क्यू, रेशनल नंबर। अब फिर आएगा क्यू प्लस। तो क्यू प्लस को देखेंगे क्या होता है। हम लोग जेड प्लस क्यू तक देख लिए। याद रखिएगा 0/0 का मतलब जीरो नहीं होता है। 0/0 क्या होता है? इनडिटरमिनेट फॉर्म, अनिधार्य रूप होता है। वो कैलकुलस जब शुरू करेंगे तो उसमें 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म है, वो सारा आपको बारीकी से बताया जाएगा। तो 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म क्या होता है। पहला उसमें है 0/0। जैसे 1 पर कहता है कितनों पावर दीजिएगा तो वो 1 होता है, तो 1 पर अगर इन्फिनिटी पावर दीजिएगा तो वो 1 नहीं होता है। वही है 0/, मतलब इनडिटरमिनेट फॉर्म। 0 पर पावर 0, 0 पर पावर 0, उसका वो भी इनडिटरमिनेट फॉर्म में आता है। तो बताएंगे 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म है। जब कैलकुलस शुरू करेंगे तो जरूर बताएंगे। फिलहाल अभी देखिए, ये क्यू तक हो गया। उसके बाद है आर के बारे में जानिए। आर क्यू प्लस। क्यू प्लस हो जाएगा, प्लस है तो धन परिमेय हो जाएगा। द सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर्स, द सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स हिंदी होता है धनात्मक परिमेय संख्याओं का समुच्चय या धन परिमेय संख्याओं का समुच्चय। एक ही बात है, धन परिमेय संख्याओं का समुच्चय। तो धन परिमेय जो होता है, धन परिमेय, इसमें माइनस वाला तो नहीं आएगा, जीरो भी नहीं आएगा। इसमें आएगा ये सब 1, 2, 3 etc, 1/2, 3/4, 5/6 etc, ये सब होता है धन परिमेय। अगर आ जाता है आर, ये इसमें सब होता है। आर होता है रियल नंबर, द सेट ऑफ रियल नंबर्स, रियल नंबर्स। हिंदी होता है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। अब जानिए वास्तविक संख्या होता क्या है। वास्तविक संख्या का मतलब होता है रेशनल और इरेशनल को जब ऐड करते हैं, एक जगह रखते हैं, संग्रह में डालते हैं, मतलब परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह होता है। परिमेय तो जान गए। अपरिमेय क्या होता है? जिसका परिपूर्ण वर्ग नहीं निकलता है, जैसे √2, √3, √5, √7, ये सब क्या अपरिमेय, या जो रूट के अंदर रहता है उसको अपरिमेय संख्या बोलते हैं। इसमें ये सब आएगा, 0 आएगा, प्लस माइनस 1 तो आएगा ही, प्लस माइनस 2 इस तरह से आएगा, फिर प्लस माइनस 3/2, प्लस माइनस 5/7, प्लस माइनस √2, प्लस माइनस √5, प्लस माइनस 5, ये सब, ये टोटल संख्या क्या है, इसमें सब संख्या आ जाएगा। होल नंबर भी आएगा, रेशनल नंबर भी आएगा, नेचुरल नंबर भी आएगा, इंटीजर भी आएगा, पॉजिटिव इंटीजर भी आएगा, ये सब टोटल संख्या इसमें आ जाएगा। अगर हम लोग आर प्लस लिखेंगे, क्या लिखेंगे? आर प्लस, ये होगा द सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स, पॉजिटिव रियल नंबर्स। ये होता है धन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, धन
वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, धन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। धन वास्तविक में क्या होगा, 0 नहीं आता है, माइनस वाला भी नहीं आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3, ये सब तो आएगा ही, √2, √3, √5 ये सब। और एक बात जानिए, पाई एक इरेशनल नंबर है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का जो वैल्यू होता है 22/7 वो एक रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। याद रखिएगा, पाई क्या है, एक इरेशनल नंबर है जिसका वैल्यू होता है 3.14159 इस तरह से डैश डैश, और उसका जो वैल्यू दे देगा 22/7 तो वो रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक, अब लास्ट टॉपिक है इसमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। तब देखेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ सेट्स। पहले देखेंगे आज रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, जो कैसे सेट को लिखा जाता है। सेट को 2 विधि में लिखा जाता है या 2 रूप में व्यक्त किया जाता है किसी भी सेट को। पहला सेट को जो लिखने का रूप होता है वो पहला रूप है टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म, तालिका विधि या तालिका रूप या रोस्टर रूप। दूसरा होता है सिंबॉलिक रूप, सिंबॉलिक फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म, ये होता है। उसका होता है प्रतीकात्मक रूप या समुच्चय निर्माण विधि। एक और होता है गुण प्रकटीकरण विधि, गुण प्रकटीकरण विधि, वो भी, ये तीनों एक ही चीज है। तो हम देखिए लिखाते हैं आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट, समुच्चय का निरूपण, समुच्चय का निरूपण। किसी भी सेट को मुख्यतः जनरली 2 रूपों में व्यक्त किया जाता है, या 2 विधियों, रूपों या विधियों एक ही बात है। व्यक्त किया जाता है। तो पहला क्या है वो देखिए, पहला है तालिका विधि या इसको बोलते हैं रोस्टर विधि, रोस्टर विधि। टेबुलर या रोस्टर फॉर्म, रोस्टर मेथड दे दो, विधि दिया है तो। इस विधि में सेट के एलिमेंट्स को मिड ब्रैकेट के अंदर अर्धविराम के द्वारा अलग अलग करके लिखा जाता है। इस मेथड में सेट के एलिमेंट्स को मिडिल ब्रैकेट ऐसे कि अंदर अर्धविराम के द्वारा, अर्धविराम जिसका इंग्लिश कोमा होता है, कि द्वारा अलग अलग या एक एक करके, अलग अलग या एक एक करके अलग अलग करके लिखा जाता है, लिखा जाता है। जैसे इस विधि में ऐसे लिखा हुआ रहेगा, A इक्वल टू ABCDEF। देखिए मिड ब्रैकेट के अंदर है, एलिमेंट जो है कोमा के द्वारा लिखा हुआ है, कोमा के द्वारा अलग अलग करके। तो जब भी कहेगा रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए तो इसी तरह लिखना है। ये होता है रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। अब है दूसरा फॉर्म जो कि बताएंगे इसके बाद तुरंत। चलिए दूसरा है सिंबॉलिक फॉर्म
और रूल फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म ये होता है प्रतीकात्मक रूप, या मेथड दीजिएगा तो विधि हो जाएगा, या गुण प्रकटीकरण रूप, या समुच्चय निर्माण विधि, समुच्चय निर्माण रूप। ये दूसरा मेथड है या दूसरा फॉर्म। वो लिखाए थे टेबुलर या रोस्टर, तो होता है सारणी या तालिका विधि। ये है आपको सिंबॉलिक, एक ही चीज है, प्रतीकात्मक कहे कि गुण कहे कि समुच्चय निर्माण विधि, तीनों का मतलब एक ही है। इसमें देखिए कैसे लिखते हैं। इस फॉर्म में x सच दैट x या x कोलन x, क्या पढ़ेंगे इसको, x सच दैट x या x कोलन x लिख देते हैं। पढ़ेंगे x सच दैट x या x COLUN, कोलन होता है कोलन, तो कोलन को COLUMN दे देते हैं, कोलन COLUMN कोलन, हिंदी ऐसे होगा कोलन, पढ़ेंगे हम लोग, ठीक। x दैट x या x कोलन x का प्रयोग मिडिल ब्रैकेट के अंदर, मिडिल ब्रैकेट के अंदर करेंगे। साथ ही चर x के गुण को व्यक्त करेंगे या गुण को लिखेंगे, गुण को लिखेंगे। जो गुण सेट के प्रत्येक एलिमेंट को संतुष्ट करेगा, जो गुण सेट के प्रत्येक एलिमेंट्स को सेटिस्फाई करेगा। एक एग्जाम्पल, ए इक्वल टू हम देते हैं A-E-I-O-U को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें, बिल्डर फॉर्म में लिखें। ध्यान दीजिएगा, ये सेट दिया हुआ है, इसको लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो देखिए सेट बिल्डर फॉर्म होता क्या है, इसलिए ए का सेट बिल्डर फॉर्म, ए का सेट बिल्डर फॉर्म, ए इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, x दैट x या x कोलन x का प्रयोग करेंगे किसके अंदर, मिड ब्रैकेट के अंदर। तो दीजिए x दैट x दीजिए या x कोलन x, दोनों में से कोई एक देना है। अब कह रहा है x के गुण को लिखेंगे, जो गुण उस सेट के प्रत्येक एलिमेंट को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ देखिए AEIO, इसका गुण क्या हो रहा है, AEIOU है। तो AEIOU क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला का एक वोवेल है, अंग्रेजी वर्णमाला का क्या है, एक वोवेल है। तो गुण हो गया इसका वोवेल, गुण क्या हो गया इसका वोवेल। कोई भी लेटर के बारे में सोचिए, आई क्या है, वोवेल है, यू क्या है, वोवेल है, अर्थात प्रत्येक एलिमेंट को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वही लिखेंगे। x दैट x एक अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है या वोवेल है, अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर, इंग्लिश क्या होता है, वोवेल, वोवेल है। ऐसे लिखेंगे हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में। तो पूरा सेट के सवाल में रोस्टर फॉर्म देगा, कहेगा सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए, सेट बिल्डर फॉर्म देगा तो रोस्टर फॉर्म में कहेगा लिखने के लिए। तो इस रूप में रहेगा तो रोस्टर फॉर्म होगा, इस रूप में रहेगा तो सेट बिल्डर फॉर्म होगा। कोई दिक्कत? तो आज की क्लास में इतना ही रहेगा। अगर वीडियो देखने के बाद आपको पढ़ाई पसंद हो तो वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर कोई भी तरह का परेशानी होता है तो कमेंट में लिखिए या कॉल कीजिए। धन्यवाद।
अब से का सवाल बना